चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का जो प्रैक्टिस सेट रेलवे स्पेशल जो बुक आया है, रेलवे स्पेशल जो आर.के. सिंह सर का मैथ जो आया है उसका प्रैक्टिस सेट हम 7 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10%, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपया है, तो राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। रेट हमारे पास कितना दे दिया है 10%, टाइम हमारे पास 3 साल और सीआई और एसआई का अंतर कितना दे दिया है 93 रुपया। हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है कि हम जानते हैं कि सीआई और एसआई का जो अंतर होता है ये होता है P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100। एक ये तरीका होता है। अगर हमको सी आई और एस आई का अंतर दिया है 93 रुपया तो हम यहाँ 93 बराबर प्रिंसिपल हमको निकालना है तो P रहने देंगे। आर हमारा कितना है 10% है तो 10 बटा 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 10 बटा 100। 1 0 से अगर 1 0 हम यही काट दें तो ये क्या हो जाएगा 93 इंटू इस 1 बटा 10 का स्क्वायर क्या होगा 1 बटा 100। तो इसको हम 100 को इधर गुना कर देते हैं, इस 100 को भी हम इधर ही लेके आ जाते हैं। अब यहाँ क्या बच गया P इंटू 310 यानी कि 310 P। अब देखिए क्या करते हैं, 1 0 से अगर ये 1 0 काट दिए और 31 से 93 को काट दिए 3 बार में तो ये कितना हो गया 10 ना 100, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 3000 रुपया आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल 3000। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा हम कैसे निकालते हैं, P बट्टा डिफरेंस बराबर एक्स क्यूब बट्टा 3x प्लस 1। ठीक है, P बटा ये दूसरा मेथड है, P बटा डिफरेंस बराबर एक्स क्यूब बटा 3x प्लस P हमको निकालना है। डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है 93 दिया है। देखिए अगर हम रेट को पकड़ें तो ये रेट को पकड़ेंगे तो यहाँ 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 का क्यूब बटा 3 गुना 10 प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 31 से ये कट जाएगा 3 बार में और 3 और 1000 क्या हो जाएगा 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ये मेथड भी लगा सकते हैं और वो मेथड भी लगा सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को लगाइए। देखिए ये 3 साल के केस में ये लगाइएगा ओनली फॉर 3 इयर्स केस में ये लगेगा। ठीक है, और 2 साल के केस में क्या लगता है सी आई और एस आई का होता है P आर बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, वो 2 साल के केस में लगता है। ठीक है, और ये 3 साल के केस में ये आपका 300 प्लस आर बटा 100 एक्स्ट्रा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो वह, थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा, अल्फा बटा बीटा तथा बीटा बटा अल्फा क्या होंगे ये पूछा है। देखिए क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मान 0 है। इसके मूल हमसे पूछ रहा है अल्फा और बीटा है तो अल्फा बटा बीटा तथा बीटा बटा अल्फा हमको पूछना है। देखिए इसे हम कंपेरिजन किससे कराते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 से कंपेरिजन कराते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ये होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ माइनस बी, यहाँ पे यह क्या है -1, यानी कि -1 बटा ए, यानी कि ये क्या है 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। सी के जगह पे क्या है, तो सी के जगह पे माइनस का 1 है
तो माइनस का 1/1 यानी कि ये -1 आ गया। अब देखिए हमको क्या कहना है, अब अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा का मूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस ये कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बटा बीटा इंटू बीटा बटा अल्फा बराबर 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। अब देखिए ये तो कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। यानी कि x² माइनस अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा कट के तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, लेकिन यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 अल्फा बीटा। अगर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे x, यहाँ पे भी x रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3। तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो x² माइनस ऊपर वाला 3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है, तो -1 से भाग देंगे प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे x रहेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 प्राप्त हुआ जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1200 प्रति वर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्च 300 वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा, ठीक है। 1200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है और ट्रस्ट का खर्च कितना है 300 रुपया वार्षिक है। देखिए 10 वर्ष का लड़का है, ठीक है, और ट्रस्ट इसे कब पैसा देता है, 18 वर्ष की आयु में देता है। यानी कि 10 वर्ष का लड़का है, 18 वर्ष में इसको देता है। कितने साल का गैप है, 8 वर्ष का गैप है। अगर 8 वर्ष के हिसाब से अगर 4% देता है तो ये कितना परसेंट टोटल देगा, 32% देगा। अब देखिए 32% देगा तो किस पे देगा, उसका जो 50,000 रुपये जमा करेगा इसी पे 32% देगा। तो 50,000 का 32% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ये तो 2 0 यहाँ पे आ गया। 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 से 15, 1 16, यानी कि 16,000 रुपया 8 वर्ष में देगा। लेकिन टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 50,000 जो दिया है वो और 16,000 ये जो जमा किया है वो, कितना हो गया 66,000 रुपये, ठीक है। 66,000 रुपये टोटल दिया, लेकिन 1200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है। तो कितना हुआ 1500, ये खर्चा कितना हो गया 1500, 8 साल में देगा तो कितना, 15 8 120, यानी कि 12,000 रुपया ये लेगा। तो बस 12,000 रुपया 66,000 में से माइनस कर दीजिए, आपका क्या बच जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, यानी कि लड़के को कितना मिलेगा, मात्र 54,000 रुपया उस लड़के को मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 10 के पावर 400 बट्टा 6 को का शेषफल क्या होगा। देखिए 10 के पावर 400 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4 के पावर 400 बट्टा 6 लिख सकते हैं। अब ये 6 से 6 काट देंगे
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 400/6। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 के पावर 399। क्यों लिखते हैं कि a के पावर m गुना a के पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि a के पावर m गुना n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n, ये बट्टे 6 हम लिख दिए। ठीक है, अब अगर हम काट भी दें 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 के पावर 399/3। अब देखिए 4 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, और 1 के पावर कुछ भी रहे उसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 गुना ये क्या हो जाएगा 1, ये तो भाग देंगे तो पूरा 1 हो जाएगा, अब बट्टे में कितना होगा 3। लेकिन हमको 6 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ऊपर नीचे अगर 6 करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 4/6। अब हम 4 को अगर 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा नेगेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यही आएगा। जब नेगेटिव 2 आता है तो नीचे वाले संख्या से इस नेगेटिव रिमाइंडर को हम माइनस कर देते हैं, तो 6 में से 2 चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि स्मृति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े 2223 रुपये में बेचा गया था, तो जूते के जोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। प्रॉफिट कितना परसेंट पे बेची, 17% पे। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 2223 रुपये। हम जानते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो, यानी कि 17% फायदा लिया है तो 100 रुपये के सामान को वो कितना में बेची होगी, 117 रुपये में। 17% लाभ का मतलब यही होता है कि 100 रुपये के सामान को ये 117 रुपये में बेची होगी, और 117 रुपये किसके बराबर है, तो 2223 रुपये के बराबर है। यानी कि ये कितना गुना है, 9, ये 19 गुना है इसका, तो बस कॉस्ट प्राइस भी इसका 19 गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1900 रुपया हमारा उसका कॉस्ट प्राइस था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि शिक्षक के 5 पद खाली थे, उम्मीदवारों की संख्या 23 हो गई, परंतु इन 5 पदों में से 2 पद अनुसूचित जाति के आरक्षित थे, परंतु पूरे उम्मीदवार में अनुसूचित जाति के 7 उम्मीदवार थे। कितने प्रकार से इन 5 उम्मीदवारों को चुनाव किया जा सकता था। देखिए टोटल कितने उम्मीदवार थे, 23। ठीक है, यानी अगर हम देखें कि 7 अनुसूचित जाति के थे, अगर अनुसूचित जाति के 7 थे, अनुसूचित जाति के 7 थे, तो बाकी के कितने होंगे, यानी कि 16 बाकी के होंगे। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 2 ही पद थे, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद थे, और बाकी जाति के लिए कितना पद होगा, तब 3 होगा। तो हम क्या करते हैं, यानी अनुसूचित जाति चुनने की संभावना क्या होगी, 7C2, और इसके बाद जो बचा उसका चुनने की संभावना 3 ही होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16C3। अब इसी को गुना कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। इसको 7C2 को लिख दें 7 × 6/2, और 16C3 को लिख देंगे 16 गुना 15 गुना 14/6। ये 6 से ये 6 को काट दिए, ये 2 से ये 14 को काट दिए, 7 बार में 7 7 49 गुना 16 गुना 15। जब इसको गुना करेंगे 9 6 54, 54 5 4 5 20, यानी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो ऑप्शन में सभी में यूनिट डिजिट 0 है, यानी कि अगर हम इसका गुना करें तो हमारे पास गुना करेंगे तो 11,760 हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री और D BC का मध्य बिंदु है, और AC² बराबर AD² प्लस XCD², तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो कह रहा है वो कीजिए।
एक त्रिभुज है ABC, जिसका कोण भी 90 डिग्री है, तो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। ठीक है। अब कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है, यानी कि अगर यहाँ बीच वाला बिंदु D है तो अगर यहाँ से यहाँ मिला दिए तो ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC की अगर बात करें, ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु से ये मध्य बिंदु है, तो दोनों क्या हो जाएगा, BD बराबर DC, ये आपस में बराबर होगा। अगर हम त्रिभुज ABC में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ AC का स्क्वायर, ये AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा त्रिभुज ABC में। अगर हम त्रिभुज ABD में लगाते हैं, त्रिभुज, इसको हम एक समीकरण 1 मान लेते हैं, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो AB कॉमन है, AB कॉमन यहाँ पे दिख रहा है हमको। अगर हम AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कर दें तो कैसा रहेगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कर दें तो कैसा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण 2 का जो वैल्यू है AB को इस समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 के वैल्यू यानी AB के वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर का मान क्या रख देते हैं हम, AD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, अगर हम यहाँ पे अगर BD को देखें, BC, इस BC को अगर हम देखें तो ये BC है, यहाँ पे BD बराबर DC है, तो हम क्या कर सकते हैं कि BC, अगर ये टोटल मान BC स्क्वायर है तो इसको BD प्लस DC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस BC का ये पूरा वैल्यू को मान BD प्लस DC का स्क्वायर लिख सकते हैं, BD प्लस DC का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस यहाँ से खोल दीजिए इसको, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, A प्लस B तो होल स्क्वायर में खुलेगा, ये हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DC, क्या हो जाएगा 2BD इंटू DC। अब देखिए यहाँ पे BD स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे BD स्क्वायर माइनस में है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ AC स्क्वायर बराबर क्या बच गया, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2BD, यहाँ पे देखिए 2BD बराबर DC है, तो BD का मान अगर DC में रख दें, यहाँ पे DC स्क्वायर है, तो यहाँ BD का मान DC कर दें, इसको हम DC कर दें तो DC इंटू DC क्या हो जाएगा 2DC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये BD का मान DC के मान बराबर है, तो यहाँ पे हम BD को DC कर दिए तो 2DC स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 3DC स्क्वायर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस x CD स्क्वायर, CD या DC स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है, DC या CD का ये या DC का ये बात बराबर है। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया 3, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलो है, जब वह ताज़ा था तो उसका मूल वजन क्या होगा। सूखे में 10% पानी रहता है, तो सूखा कितना रहता है 90%, यानी कि 250 का 90%
किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हमको कितना पानी था x का वैल्यू निकालना है, तो 80% पानी होगा तो सूखा कितना होगा, यहाँ हम सूखा का वैल्यू निकाल रहे हैं, सूखा को कंसीडर कर रहे हैं, तो 80% पानी होगा तो 20% सूखा होगा, तो 20/100, बस 100 से 100 काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, ये चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से 250 कट जाएगा 125 बार में, यानी कि 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 2 18 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 9 2 11, यानी कि 1125 किलो था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि मूल बिंदु पर बिंदु 3 और -2 का प्रतिबिंब क्या होगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस दाहिने तरफ में इधर पॉजिटिव रहता है और इधर क्या होता है माइनस का x, और नीचे क्या होता है माइनस का y। ठीक है, हमसे कह रहा है कि x मूल बिंदु पर x का मान जो है वो 3 है, मान लीजिए x का मान 3 यहाँ पे होगा, y का मान 2 है, तो मान लीजिए ये हमारा 0 मूल बिंदु है, तो y का मान मान लीजिए यहाँ पे होगा -2, तो इन दोनों का जो ये होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे जो संख्या होगा यही 3 और -2 का होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा ओरिजिन से इसको पास कराइएगा, तो जब ओरिजिन से पास कराएगा तो ये मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ पे 2 केस होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और y माइनस यहाँ पे x नेगेटिव होता है। तो जब y पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे y का मान कितना हो गया हमारा, y का मान 2 माइनस में है तो ये इधर प्लस में हो जाएगा, यहाँ x प्लस में है तो x माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब इसका बनेगा मूल बिंदु से, मूल बिंदु हमारा यही है, मूल बिंदु को पास करके जो प्रतिबिंब बनेगा वो -3 और 2 का बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यानी एक आदमी जो है ए से बी, ये हमारा ए है ये बी है, ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दूरी तय करता है, और बी से ए तक, यानी कि बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दूरी तय करता है। वापस लौटते हुए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। तो औसत एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, जब एक स्पीड से गया और दूसरे स्पीड से आया तो हम निकालते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल, तो 2 गुना 40 गुना 60 बट्टा 40 प्लस 60 यानी कि 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 चौक 8 8 छक 48, यानी इसका जो स्पीड हो जाएगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से 3 पत्ते खींचे जाते हैं, यदि 2 डिजिट एवं काले रंग का ऑनर कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहला डिजिट कार्ड की बात की जाए, डिजिट कार्ड की बात की जाए तो डिजिट कार्ड कितने होते हैं, तो 36। अगर हम ऑनर कार्ड की बात करें, ऑनर कार्ड की हम बात करें तो ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 16, और 16 में अगर काला की बात करें तो 8 तो ब्लैक होते हैं, कितना होते हैं, 8 ब्लैक और 8 रेड। अब कह रहा है ये 36 में से तीन निकालने की, 36 में से क्या कितना निकालना है, 2 डिजिट कार्ड, यानी कि 36 में से 2 डिजिट कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 36C2। ठीक है, उसके बाद ऑनर कार्ड से एक पत्ता निकालने की, एक काले रंग का ऑनर कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 8 में से क्या होगी, 8C1, और टोटल पत्ता आपको कितना निकालना है, तो 3 पत्ता निकालना है 52 में से, तो इसकी प्रायिकता होगी 52C3। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, 36C2
यानी कि 36 गुना 35/2 और 8c का मतलब हो गया 8 बट्टे 52c3 का मतलब हो गया 51 गुना 50/6 फैक्टोरियल। अब देखिए क्या करते हैं, अगर 2 से 8 को काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ये 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या होगा 36 गुना 35 गुना 4 गुना 6 ये चला गया ऊपर, नीचे क्या बच गया 52 गुना 51 गुना 50। अब देखिए क्या क्या कटने वाला है, काटते हैं 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 26 बार में, 2 से इसको काटते हैं तो जाएगा 18 बार में, 2 से काटते हैं तो ये जाएगा 13 बार में, 2 से काटेंगे ये 9 बार में जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 10 50, 5 7 35 हो गया। अब कटने वाला है 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। यानी अब इसका गुना करेंगे 13 5 65, 65 और 51 का गुना करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 65, 50 25 के 5, हाथ में 2, 6 5 30, 2 32, यानी कि 5 6 5 11 के 1, हम 2 1 3, यानी कि 3315। नीचे क्या बचेगा 3315, 3315 नीचे बचेगा। ऑप्शन में 3315 है क्या, 3315 नहीं है, 3315 नीचे आ गया। ऊपर क्या आ गया हमारे पास 6 दूना 12, 12 7 84, 84 गुना 9, 3 3 6 1 7 5 12, यानी कि नीचे 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आएगा 3 5 15, यानी 1105 और 3 3 के 9, 3 चौके 12 के 2, हाथ में 1, 8 24 1 25, 252/1105, 252/1105, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 192 मीटर लंबी रेल के पास पहुंचती है तथा इसे पूर्णतः 1.5 मिनट में पार कर जाती है। देखिए मान लीजिए कि 2 ट्रेन है, एक ये ट्रेन हो गई, एक ये ट्रेन हो गई, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इन दोनों के चाल क्या करते हैं, इन दोनों के चालों का अंतर हम निकालते हैं। क्या, अगर मान लीजिए एक 72 किलोमीटर के चाल से चल रही है, दूसरा 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 8, 1, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो गया चाल हो गया। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 1.5 मिनट में पार कर जाती है। मीटर, ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया है, तो इसकी चाल को भी मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 18 गुना 5/18 से इसको गुना करेंगे, तो 18 से 18 कट गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के चाल से चल रही है। अब देखिए एक ट्रेन की लंबाई L है जो 192 मीटर लंबी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड के चाल से 1.5 मिनट में पार करती है। 1.5 मिनट का मतलब है कि 90 मिनट, 1.5 मिनट का मतलब हो गया 90 मिनट। तो L बराबर क्या हो गया, L प्लस 192 बराबर 9 5 45, यानी कि 450। तो यहाँ से लंबाई क्या आ गया 450 माइनस 192, यानी कि 10 में से 2 गया 8, और 14 में से 9 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कि लंबाई उसकी क्या आ गई 258 मीटर दूसरे की। अब देखिए जब लंबाई हमारे पास आ गई 258, तो आगे हमें करने की ज़रूरत है या नहीं। जब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें दिखेगा कि 258 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा वैसे भी सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तेज गति से जा रही रेल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तेज गति से तो यही ट्रेन जा रही थी, ठीक है 258, ये हमें पता चल गया। अब हमसे समय निकालना है कि अगर मान लीजिए ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही, एक इधर जा रही और एक इधर जा रही है,
जब ये दोनों विपरीत दिशा में जाती हैं तो इन दोनों के चाल को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम समय पूछ रहा है, तो टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा स्पीड, दूरी बटा चाल, यही होता है ना समय। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 258 प्लस 192, यही हो जाएगा 258 प्लस 192 बट्टा चाल क्या जुड़ जाएगा, चाल जुड़ जाएगा 72 प्लस 54 जोड़ देंगे तो 72 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 5 12, 126। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो 126 को हम काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, ये 8 बार में, 8 8 2 9 18, 2 6 12 और 2 3 9 7 63, 7 बार में ये क्या हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 5 1 6 9 6 15 के 5, हाथ में 1 2 3 1 4, यानी कि 450 बट्टा 35। अब इसको भाग देंगे तो 5 7 35, 5 9 45, यानी कि 90 बट्टा 7, यानी कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 बटे 56, यानी कि 12.8 सेकेंड के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 12.8 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक समतल सड़क से ऊपर की एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थिति दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील यानी 1.61 किलोमीटर है। तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी क्या होगी। देखिए, मान लीजिए जहाज इस पे उड़ रही है, जहाज यहाँ पे उड़ रही है, जो भी हो जहाज यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। यहाँ से एक बार तो 30 डिग्री का एंगल बनता है और दूसरा एक बार क्या बनता है, 45 डिग्री का बनता है। अगर मान लीजिए ये दूरी हमें कितना दिया हुआ है, 1 मील यानी कि 1.61 किलोमीटर दिया है, 1.61 किलोमीटर दिया है ये दूरी। तो हमसे पूछ रहा है कि ये ऊंचाई क्या हो, यही पूछ रहा है। देखिए, जब कभी भी 30 से 45 डिग्री के बीच का हो, अगर हमसे डिस्टेंस पूछे ना तो h इंटू √3 - 1 कर दीजिए। क्या कीजिए, h d बराबर h इंटू √3 - 1। अगर हाइट पूछे तो हाइट क्या कर दीजिए, d बटा √3 - 1। एकदम याद कर लीजिए इसको। अगर 30 से 45 डिग्री के केस में हो तो डिस्टेंस पूछे तो h इंटू √3 - 1 कीजिए, और h पूछे तो डिस्टेंस बटा √3 - 1 कीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा, नहीं तो डिस्टेंस बराबर आप क्या कीजिए, h cot 1 थीटा माइनस cot थीटा 2, यानी कि एक बार 30 डिग्री और एक बार 45 डिग्री लेके आप माइनस कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए, अगर हमसे ये ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई बराबर डिस्टेंस क्या है हमारा, 1.61 किलोमीटर। तो 1.61 किलोमीटर बट्टा √3 - 1। हम जानते हैं कि √3 का मान 1.7 के आसपास होता है। तो 1.61 बट्टा 1.7 - 1, यानी कि 1.61 बट्टा ये आ जाएगा 0.7। अब ऊपर नीचा अगर हम गुना कर दें 100 से तो ये हो जाएगा 161 बट्टा ये क्या हो जाएगा 70। अगर इसे भाग देंगे तो 70 दूना 140, 70 दूना 140, यहाँ से बच गए 2 दशमलव देंगे, 140 में से 60 21 10 हो जाएगा। तो 70 यानी कि 2.3 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 161 140, ये 6 4 के 2 0, 7 7 के 21 2.3, यानी कि वही 2.3 यानी 2.2 आंसर दिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ए और बी अपने हिस्से के रूप में 4000 रुपया, सी 2000 प्राप्त करता है। तो सी, बी और ए के बीच में बांटी गई राशि का
अनुपात क्या होगा? सी बी और ए, सी बी और ए के बीच में बांटी गई अनुपात क्या है? सी को कितना रुपया मिला है? तो 2000 रुपया मिला है। बी को मिला है 4000 और ए को भी मिला है 4000 रुपया। 4000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3 जीरो गया, 2 एकम 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी ये किस अनुपात में इन्हें पैसा मिला है? 1:2:2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 5 है तो प्रसरण क्या होगा? प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मानक विचलन प्रसरण दिया रहता, मानक विचलन पूछा जाता तो ये अंडर रूट प्रसरण होता है। तो मानक विचलन हमारे पास 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि एक जार में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। जब इस जार में से 4 लीटर मिश्रण निकालकर 3 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? देखिए, हमने कई बार बोला है कि अगर कोई भी कितना भी मिश्रण में हो, यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है 3:1 है। इसमें से 4 लीटर निकल रहा है। 4 लीटर अगर मिश्रण निकल भी जाता है ना, तो मिश्रण वही अनुपात में रहेगा। किस अनुपात में रहेगा? 3:1 ही अनुपात में रहेगा। अब कह रहा है इसमें शुद्ध मिल्क, यानी कि शुद्ध मिल्क, सिर्फ मिल्क जो है वो डाल दिया जाता है। कितना लीटर? 3 लीटर। तो वो किस अनुपात में आ जाता है? 3 लीटर डाला जाता है, तो ये अनुपात में आ जाता है 4:1 में। यानी देखिए, वाटर में नो चेंजिंग, 3 से 4 हो जा रहा है, यानी कि 1 अनुपात का वृद्धि होता है। तो 3 लीटर में 3 लीटर पानी दूध डाला जाता है, तो 1 यूनिट की वृद्धि होती है। तो ये 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 गुना 3 यानी कि 12 लीटर के बराबर हो जाएगा। किसके लिए बराबर हो जाएगा? 12 लीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक की बात की गई है कि शुरुआती में कितना था। अब 4 लीटर ये जो हमने पानी निकाला था, इसमें 12 4 जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना यूनिट हो जाएगा? 16 लीटर। यही 16 लीटर 4 अनुपात के बराबर है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 12 लीटर इसमें मिल्क हो जाएगा और 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 के, यानी कि उसमें कितना लीटर पानी था? तो पानी था आपका शुरुआती में 4 लीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1। इसमें से 4 लीटर पानी मिश्रण निकाला गया, तो मिश्रण निकाल लिया गया तो भी वो किस अनुपात में रहेगा? 3:1 में भी रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या किया जाता है कि 3 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, तो वो किस अनुपात में आ जाता है? तो 4:1 अनुपात में आ जाता है। तो ये देखिए, मिल्क का जो अनुपात है 1 अनुपात बढ़ गया और पानी जितना था उतना ही है, यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू कितने लीटर मिल्क के बराबर है? 3 लीटर मिल्क के बराबर है। तो ये टोटल 4 यूनिट है, तो 4 × 12 लीटर मिश्रण के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक की बात की गई है, अब उसमें से 4 लीटर हमने मिश्रण पहले निकाल दिया था, तो वो मिश्रण हम जोड़ देंगे तो ये 4 अनुपात किसके बराबर हो गया? 16 लीटर के बराबर हो गया। जब 4 के बराबर 16 होगा, तो 4 यूनिट के बराबर 16 होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4। तो 4 × 12 लीटर दूध होगा और 4 लीटर पानी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस 100 कहाँ तक? फैक्टोरियल 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखिए, हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 6। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 × 12 × 24। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा
ये कितना आ जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 कितना आ जाएगा 720। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 5 का मान 120 करें और 6 का 720 करके ऐसे ही जाएंगे तो इन सब का मान फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे तो इस सब का मान 0 आएगा लास्ट में। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यानी फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे तो इन सब के लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, अब 0 आएगा यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे 1 2 3 6 3 9 24 9 33, यानी कि इसका जो इकाई का अंक आएगा ये 120 आएगा। यानी अगर ये 0 0 इन सभी के लास्ट में 0 0 आएगा तो इकाई अंक ये जुड़ के क्या हो जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 42 63 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि 42 को 7 गुना 6 लिख सकते हैं, 63 को 7 गुना 9 लिख सकते हैं और 7 गुना 7 गुना 20 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हाईएस्ट फैक्टर की बात की जाए तो ये साथ ही एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर देगा यानी कि भाग दे देगा। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हमारा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि A B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। A जो है B से 4 गुना अधिक काम करता है यानी कि B का इफिशियंसी 4 है A का, तो B का क्या हो जाएगा A, यानी इन दोनों का इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी है ये कि A B से 4 गुना ज़्यादा काम करता है। तो B अगर एक काम करेगा तो A कितना काम करेगा 4। अब कह रहा है वह इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। अगर इन लोगों की क्षमता 4:1 है तो अगर समय की बात की जाए तो 1:4, अगर ये 1 दिन लेगा तो ये 4 दिन लेगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है 3 दिन का अंतर। 3 दिन के अंतर को किसके बराबर रख दिया है कि 60 दिन में B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम होगा 20। तो ये कितना काम करेगा 80 काम करेगा, ये 20 दिन में काम करेगा। ठीक है, टोटल काम हो गया 80। ठीक है, अगर वो दोनों काम मिलके अगर करें तो 4 और 1 5 के एफिशिएंसी से 80 काम को 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन में समाप्त कर देंगे, तो 16 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे tan 5 डिग्री है, यहाँ पे tan 25 डिग्री है। tan 5 डिग्री को अगर हम tan 85 डिग्री से जोड़ दें, ठीक है, तो tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री और tan 25 डिग्री tan 60 डिग्री, यानी कि अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए अगर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यही होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, या tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot और tan थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ से tan 5 डिग्री को अगर हम लिख दें tan 90 डिग्री माइनस 5 तो ये क्या हो जाएगा, ये cot 85 डिग्री हो जाएगा, जो tan 85 डिग्री को काट देगा। यहाँ से tan 25 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे tan, तो tan 65 डिग्री, ये cot
65 डिग्री हो जाएगा, इसको काट देगा तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1, यानी इन सभी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, यानी यहाँ पे माता की उम्र, ठीक है, यहाँ पे मेरी उम्र, यानी अगर मेरी उम्र x है मेरी माता की उम्र क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। यही कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है और वह मेरी भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि इसका एक भाई है जिससे कितने वर्ष बड़ी है, तो 20 वर्ष, यानी कि 2x माइनस 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे कितने साल छोटी है, ये हमसे पूछा गया। यानी कि जब ये पैदा हुआ था तो मेरी बहन मेरे भाई से 5 वर्ष, यानी कि 2x माइनस 20 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 2 में से x क्या आ जाएगा, x बराबर 20 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 20 प्लस 5, यानी कि 25 वर्ष। अब जब 25 वर्ष है तो इसका भाई कितने साल है, इसकी बहन कितने साल की हो जाएगी, इसकी बहन अपनी माता से 24 वर्ष छोटी है, यानी कि माता की उम्र इसके कितनी हो जाएगी 2 गुना 25, यानी कि माता की उम्र अगर 50 साल है तो अपने माता से कितना साल की छोटी है, तो 24 साल की, तो कितना आ गया 26 साल। यानी जब उसकी माता की उम्र 50 साल हो गई तो उसकी बहन की उम्र कितना हो गई, बहन की उम्र कितना हो गई 26 साल। तो मेरे उम्र और मेरी बहन की उम्र में कितने साल का डिफरेंस है, तो 1 साल का, बहन 26 साल की है और मैं 25 साल का हूँ, तो कितना का डिफरेंस है 1 साल का डिफरेंस है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष क्या हो जाएगी बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 10k में x² प्लस 2 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचता है -2x बचता है, तो k का मान क्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करते हैं हम, जिससे भाग देना है x² प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x² का मान क्या आ जाएगा -2। अब इस समीकरण में इसे हम एक्स क्यूब को x इंटू x² प्लस 5x² प्लस 10k को -2x के बराबर रख देते हैं, यानी इसके से भाग देने पे आ रहा है, तो ये x² के बराबर क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2x प्लस माइनस का 2 और 5, यानी कि -10 प्लस 10 के बराबर -2x। अब ये 2x को उधर भेजेंगे तो क्या बच जाएगा -10 प्लस 10 के बराबर 2x -2x, ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 को उधर भेजेंगे तो 10 के बराबर 10, तो k का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि k का मान 1 है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत भार 84 किलो है। ए और बी और सी का औसत भार जो है वो कितना है 84 किलो है, तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा 84 गुना 3, यानी कि 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1, 8 के 24, 1 25, 252, सम हो जाएगा 252। अब कह रहा है इस टीम में एक और व्यक्ति डी शामिल होने से औसत भार 80 किलो हो जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी शामिल होता है, तो उसका औसत कितना हो जाता है 80 किलो हो जाता है, यानी 80 गुना 4, यानी कि 320 हो जाता है। अब हमसे कह रहा है कि यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलो अधिक है ए का स्थान लेता है, तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलो हो जाता है, तो ए का भार कितना हो। देखिए अब यहाँ से अगर डी का हम भार निकालें तो टोटल भार कितना है 320, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 252, तो 252 में से 320 माइनस करेंगे तो हमारा डी का मान निकल जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 10 में से 2 गया 8
और 11 में से 5 गया 6, यानी कि जब डी का भार 68 किलो आ जाएगा तो डी से कितना किलो अधिक है, ई 3 किलो अधिक है। तो ये 68 किलो का है तो ई कितना किलो का हो जाएगा, 71 किलो का। अब कह रहा है कि बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलो है, यानी कि बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलो है। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 7 9 63 के 3, सॉरी 4 9 36 के 6, 4 9 36 के 6, हाथ में 3, 7 चौक 28 3 31, यानी कि 416। अब हमसे पूछा है कि ए का भार कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे ई का भार कितना होगा, 71 किलो है, ई का भार 71 किलो है, और बी सी डी, अगर बी सी डी इन दोनों का अंतर कितना है तो 4 का अंतर है। तो ये ए का क्या हो जाएगा, ए में भी 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 71 प्लस 4, यानी कि ए का जो भार होगा वो 75 किलो का होगा। या अब या 316 में से अगर आप 71 माइनस करें तो कितना होगा, 6 में से 1 गया 5, और 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया 4, तो ये कितना हो गया 245। जब बी और सी डी का मान 245 हो गया तो 320 में से अगर 245 माइनस कीजिएगा तो 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 4 गया 7, यानी कि 75 किलो आ जाएगा। देखिए ए का भार कितना आ गया, ए बराबर 75 किलो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई आधार के त्रिज्या के समान है। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के समान है, जबकि आंतरिक त्रिज्या की आधी है। सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले के आयतन के बीच का अनुपात क्या है। दो वॉल्यूम निकालना है, V1 बटा V2। पहला हमारा क्या है, सिलेंडर के गोले की त्रिज्या, सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई r²h, और खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अगर यहाँ पे हम पाई से पाई काट देते हैं, त्रिज्या आधार के त्रिज्या के समान है। सिलेंडर की ऊंचाई जो है आधार के त्रिज्या के समान है, ठीक है, आधार। तो यहाँ h का मान क्या हो जाएगा, h का मान r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4/3 r³ जो ये दिया है, इसमें कह रहा है कि खोखले गोले के बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के समान है। यानी कि अगर यहाँ से 1 का क्यूब आधा अगर r है, r का आधा अगर r/2 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा, r का क्यूब बट्टा ये 4/3 को ऊपर कर दे तो 3 हो जाएगा, नीचे कर दें तो 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा r का क्यूब माइनस r³ बट्टा 8, क्या हो जाएगा r³ बट्टा 8। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3r³ बट्टा 4 इंटू, यहाँ से अगर r³ कॉमन ले लें, r³ को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/8, ये जाएगा 8 कम 8, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 7/8। 3r³ बट्टा 4r³ गुना 7 नीचे रहेगा, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, r³ से r³ कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि 2 3 6, 6/7 उसका अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत को आंकड़े को दर्शाता है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी होगी। 2 लाख टन, 2 लाख, चेन्नई में कितना परसेंट है, 30%, तो 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा 60,000, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।